आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर को डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो अर्थ का टेम्परेचर का जो मेन सोर्स है वो सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है। यानी कि सन का जो रेडिएशन है वह अर्थ के सरफेस पे आता है। यह अर्थ के एटमॉस्फेयर में होते हुए पास होते हुए सरफेस पे आता है, जिसे एब्जॉर्ब कर ही अर्थ का टेम्परेचर राइज करता है। अगर सनलाइट ना हो तो यहाँ पर कुछ भी एनर्जी नहीं होगा जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को हीटेड करके रखे, सरफेस को हीटेड करके रखे। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो मेनली है वो आपके सोलर रेडिएशन पे डिपेंड करता है। इसलिए एक टर्म डिफाइन किया गया है, इनसोलेशन, दैट इज इन सोलर रेडिएशन, कि कितना सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे आ रहा है। यह जो इंसुलेशन है इसे बहुत सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं तो यह एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट एक प्लेट है जिसे आपने सीधे खड़ा कर रखा है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रेज जो पास हो रहा है फिलहाल कितने सारे हैं। अगर इसी प्लेट को हम थोड़ा सा बेंड कर देते हैं तो जितना हाइट ये था उतना हाइट ये नहीं रह पाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर इसको सीधे ऐसे किया जाए इसकी एक हाइट कुछ है, लेकिन अगर इसे झुका दोगे तो हाइट कम हो जाएगी। हाइट कम होने की वजह से क्या हुआ है कि कुछ सन रेज जो यहाँ पे थे आ सकते थे वो यहाँ पे नहीं आएंगे। एरिया सेम है जितना यहाँ पे प्लेट वर्टिकल था उस समय था। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो सन रेज इक्वेटर पे वर्टिकली फॉल करती है। जब ये वर्टिकल फॉल करता है तो सनलाइट मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक एरिया को ट्रेवर्स करने में। दूसरी बात कि अगर एक 1 मीटर स्क्वायर में अगर एरिया लेते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेज जितने मिलेंगे वो सेम अमाउंट ऑफ रेज आपको जब आप अपर लैटिट्यूड में जाएंगे तो नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यह जो आपका वर्टिकल प्लेट था इसे हमने ऑब्लिक कर दिया, जिसकी वजह से नंबर ऑफ रेज यहाँ पे कम होंगे उसी प्लेट के एरिया में जो यहाँ पर वर्टिकल रखने पे इसे हीट करता था। इसलिए इक्वेटर पे जो पर यूनिट एरिया एनर्जी रिसिप्ट है वह ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू हायर लैटिट्यूड। आप जैसे जैसे टुवर्ड द पोल जाएंगे, ये जो थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर है आप ये कह सकते हैं कि सनलाइट के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है थ्रू द एटमॉस्फेयर वो टुवर्ड द पोल इंक्रीज करते जाएगा। अगर पाथ इंक्रीज करता है तो इससे ये एक नुकसान है कि यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। तो ये सब भी है जो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जाते हैं, इसे वापस रिफ्लेक्ट बैक करते जाते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव सनलाइट जो सरफेस पे पहुंचता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो अगर आप टुवर्ड द पोल जाएंगे तो ये देख सकते हैं कि 66 डिग्री पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है सन रेज को विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर एरिया को। लॉन्ग डिस्टेंस मोर एनर्जी कंज्यूम ड्यू टू सच प्रोसेसेस। इसलिए ओवरऑल सोलर रेडिएशन जैसे जैसे आप टुवर्ड द पोल जाएंगे वो डिक्रीज करते जाता है ड्यू टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड फैक्टर जो इंसुलेशन को इम्पैक्ट करता है वह है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट मीन्स कि आपका एटमॉस्फेयर कितना ट्रांसपेरेंट है। अगर हम इक्वेटोरियल रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट रिसीव होता है। ड्यू टू दिस यहाँ पर सबसे ज्यादा इवोपोरेशन होता है, दैट इज वाटर जो है वो वाटर वेपर बनता है। डस्ट भी बहुत ज्यादा उड़ते हैं इस एरिया में बिकॉज ऑफ हीट ओनली। तो इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज्यादा क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी होता है। बहुत सारे जो सनलाइट आ रहे हैं वो इस क्लाउड की वजह से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। इसी तरह से जो वाटर वेपर है यहाँ पे ये इसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जहां पर कोई भी क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं है। जैसे डेजर्ट एरिया, आपने डेजर्ट एरिया में कम ही देखा होगा बारिश होता है, तो उस एरिया में क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हीट जो है वो बहुत ही जल्दी सरफेस तक पहुंच पाएगा। आगे डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेरिक डिप्लेशन ऑफ सोलर रेडिएशन। दैट इज सोलर रेडिएशन जो हमारे एटमॉस्फेयर से पास होता हुआ अर्थ के सरफेस पे आ रहा है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक सॉल्ट पार्टिकल्स
डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उनका जो है वो इनमें एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी एटमॉस्फेरिक डिप्लेशन में पहला टर्म जो आता है वह है स्कैटरिंग। ये देखिए कि जो डस्ट के पार्टिकल है वो एटमॉस्फेयर में नॉर्मली फ्रीली अपना मूव करते हैं। जितना उन्हें मैक्सिमम डिस्टेंस होता है एक फ्री मूवमेंट के लिए, इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो इसी तरह से जो सनलाइट आ रहा है इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स हैं, लाइट्स के जो वेवलेंथ है उनके भी अपने कुछ वेवलेंथ होते हैं। जैसे वायलेट का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है, इससे बड़ा इंडिगो, इससे बड़ा ब्लू, फिर ग्रीन, देन येलो, ऑरेंज एंड देन रेड। आप ये देख सकते हैं कि ये जो लाइट्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं जो वाइब्रेट करते हैं, अगर इनका वेवलेंथ डस्ट पार्टिकल से छोटा है तो ये क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे हैं, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तीन कलर हो गए, जो ये तीनों को ये एटमॉस्फेयर में ही ट्रांसफर कर देगा, ये इन्हें पास ही नहीं होने देगा, टकरा कर ये वापस जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्या होता है कि आपका जो स्काई है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि इनके जो वेवलेंथ्स हैं वो डस्ट पार्टिकल के वेवलेंथ से छोटे हैं, इसलिए ये इन्हें पार ही नहीं होने देता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ये इजीली पार कर जाते हैं। इसलिए अगर आप सन को देखेंगे डायरेक्टली तो सन आपको येलो कलर का दिखेगा, आप थोड़ा इवनिंग में देखेंगे तो ऑरेंज एंड रेड कलर का दिखेगा। स्कैटरिंग के बाद हम देखते हैं डिफ्यूजन को। स्कैटरिंग में हमने क्या देखा कि अगर डस्ट के पार्टिकल का वेवलेंथ से अगर लाइट का वेवलेंथ छोटा है तो यह पास नहीं हो पाता है, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है वह सिलेक्टिवली क्रॉस कर जाता है, एंड इसकी इम्पैक्ट की वजह से हमें सन उसी कलर का दिखता है। डिफ्यूजन की बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल का डायमीटर साइज ही इतना बड़ा है जो किसी भी विजिबल लाइट के वेवलेंथ से बड़ा है। इस केस में क्या होगा कि कोई भी कलर सेपरेटली यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। पूरा जो मिक्स ऑफ कलर है जो कि हमें व्हाइट कलर का दिखता है, यही चारों तरफ स्कैटर हो जाता है यहाँ पर। इसके एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज दैट कि अपर एटमॉस्फेयर में ड्यू टू वाटर वेपर सम क्लाउड्स हैं, सम मिस्ट पार्टिकल्स हैं, तो जब सनलाइट इनसे पास होता है तो ये जो वाटर के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स हैं एंड इवन डस्ट पार्टिकल हैं, जिनकी वजह से चारों तरफ फैल जाता है, ये सिलेक्टिवली पार नहीं हो पाता, एंड इसलिए हमें सन के अराउंड में एक वाइट एक सर्कल दिखता है जिसे हम सन हेलो भी कहते हैं, ड्यू टू सीरस क्लाउड होता है जनरली। दूसरा चीज और देखिए कि जब आपके पास आप जब देखोगे कि स्काई में क्लाउड्स हैं एंड सन उसके ऊपर है, तो क्लाउड से किनारे किनारे से बहुत ही आपको व्हाइट कलर दिखाई देगा निकलता हुआ। इवन अगर हम बात करते हैं कि जब आप दिन में किसी पेड़ के नीचे जाते हैं तो वहां भी हमें इसलिए सब कुछ दिखाई देता है क्योंकि ये जो पार्टिकल है, बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर, ये सन रेडिएशंस को चारों तरफ में डिफ्यूज कर देते हैं, एंड एक मिक्स लाइट जो होता है वो हर जगह को लाइटेड अप किया रहता है, भले ही डायरेक्ट सनलाइट वहां पे नहीं आ रहा हो। अगर आप मॉर्निंग एंड इवनिंग की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम हमारे आंखों के सामने सन नहीं होता है, हमारे डायरेक्ट विजन नहीं होता है, बट उसके बावजूद सुबह के टाइम में उतनी ब्राइटनेस होती है जिससे कि हम नॉर्मली सब कुछ देख सकते हैं। इसी तरह इवनिंग में भी आफ्टर सनसेट जब ये सन हमारे डायरेक्ट विजन से नीचे चला जाता है तो सनलाइट जो एटमॉस्फेयर में हिट कर रहे हैं, ड्यू टू सच बिगर पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्यूज हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमें तब भी लाइट दिखता है जब सन डायरेक्ट हमारे पास ना हो। फर्दर अब जो एटमॉस्फेयर में छोटे पार्टिकल हैं वो इसी लाइट डिफ्यूज्ड लाइट में से जो आपका VIB है, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जो आपका ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो कलर है इनका मिक्सचर ही धीरे धीरे आपको दिखता है। एंड फाइनली और भी जब सन नीचे चला जाए, जब और भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना हुआ तो हमें केवल रेड एंड ऑरेंज कलर का ही सन दिखता है। इट मीन्स बाकी के कलर जो है और भी एब्जॉर्ब हो गए हैं। अगर बात करते हैं
इस मॉर्निंग एंड इवनिंग में जो एक्स्ट्रा लाइट हमें मिलता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ सन, तो आप देखेंगे तो इक्वेटर पे डायरेक्ट हीट होता है सन का। सन हमेशा ओवरहेड होता है, एटमॉस्फेयर मिनिमम थिकनेस पे है, लेकिन आप अगर जैसे जैसे फॉरवर्ड जाएंगे तो एटमॉस्फेयर की थिकनेस बढ़ते जा रही है। सिंस यहाँ पे ऑब्लिक नेचर भी सन रेज का चेंज होते जाएगा विथ मैक्सिमम थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्यूज्ड लाइट दिख रहेंगी बहुत मैक्सिमम टाइम तक के लिए। इसलिए जो ट्विलाइट दैट इज मॉर्निंग एंड इवनिंग का जो ब्राइटनेस है वो आपको अपर लैटिट्यूड्स पे ज्यादा अमाउंट के लिए मिलेगा। जैसे हो सकता है ये 1 घंटे के लिए होता है यहाँ पे, बट आप अगर इक्वेटर पे देखें तो ये 20 मिनट के लिए होगा कि सनसेट के बाद भी ब्राइटनेस बची हुई है। आफ्टर डिफ्यूजन बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। तो अगर एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल साइज बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे वाटर वेपर के साइज बहुत बड़े होते हैं, होता ये है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से बॉन्डिंग्स बना कर रखते हैं जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये जो इतने बड़े मॉलिक्यूल हैं, होता ये है कि इनके सामने अगर विजिबल लाइट आए, इवन शॉर्ट वेवलेंथ जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आए, तो इतना स्पेस होता है इनके अंदर में कि ये इजीली यहाँ से निकल सकते हैं। मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है शॉर्ट वेवलेंथ्स के लिए, फॉर दैट मैटर विजिबल लाइट एंड यूवी रेडिएशंस। तो इसलिए ये अर्थ के सरफेस पे आ पाते हैं। लेकिन लाइट में लॉन्ग वेवलेंथ्स भी होते हैं, जैसे कि इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि एक हीटिंग इम्पैक्ट देता है। अगर आप सनलाइट की बात करें तो इसमें 43% रेडिएशन जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। और ये जो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल हैं, इतने बड़े बड़े जो पार्टिकल होते हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस के लिए ओपेक हैं, ये इन्हें आने नहीं देते हैं। होता ये है कि ये इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे देखा गया है तो एटमॉस्फेयर में हमने जो ओजोन की बात कही थी कि ओजोन भी जो है इसे हीट मिलता है तो यह टूटते रहता है और फिर से ये जुड़ता भी है, तो इसमें भी हीट इसे लगती ही है। तो ओवरऑल प्रोसीजर ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो वाटर वेपर प्लस ओजोन ये दोनों मिलाकर टोटल सन रेडिएशंस के 15% इन द होल एटमॉस्फेयर कंज्यूम कर जाते हैं। अगर किसी डस्ट पार्टिकल की बात करो तो होता ये है कि डस्ट पार्टिकल भी पहले स्मॉल वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर ये लार्जर रेडिएशंस को इमिट करता है। जैसे हमारा अर्थ हो गया, अर्थ भी जो बाकी रेडिएशंस अर्थ पे आते हैं, तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट है एब्जॉर्ब होने के बाद सरफेस पूरा हीटेड हो जाता है और हीटेड होने के बाद ये इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है इसे इमिट करता है, दैट इज लॉन्ग वेव रेडिएशंस को। यह जो वाटर मॉलिक्यूल है अगेन इधर से भी जो इंफ्रारेड रेडिएशन या तो फिर वीगन वेवलेंथ आ रहा है इसे पार नहीं होने देता। होता यह है कि जब ये वाटर मॉलिक्यूल एक एज क्लाउड्स फॉर्मेशन में रहते हैं तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन गया और वापस से टकरा के सरफेस पे आ गया, एटमॉस्फेयर में ही आ गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीट जो सरफेस पे आ गया है वो यहाँ ही मेंटेन रहता है। तो एक तरह से आप वाटर वेपर का रोल अगर देखेंगे तो इंसुलेशन ही इसका रोल है, जिसकी की वजह से अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर को ये डिक्रीज नहीं करने देता है या फिर ज्यादा इंक्रीज नहीं करने देता है बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्सेस हीट। प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन में हमने देखा कि किस तरह जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं वो सनलाइट के पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सन रेडिएशंस का एनर्जी सरफेस पे पहुंचना है वह रिड्यूस हो जाता है। इसी में एक और फैक्टर है, वह है रिफ्लेक्शन। तो ये देखिए कि अगर सनलाइट डायरेक्ट अगर एक थिक क्लाउड हो, जैसे कि हमने डिफ्यूजन में देखा कि जब पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा हो जाए तो कोई भी लाइट उससे पास नहीं हो पाता है सेलेक्टिवली। सिमिलरली जब क्लाउड्स देखेंगे बहुत ज्यादा थिक क्लाउड है तो ये 80 to 90% जो आपका लाइट है उसे वापस स्पेस में भेज देता है। इसकी रिफ्लेक्टिविटी ऐसी है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप आइस को देखेंगे तो आइस पे भी जो सनलाइट आता है इसका 80 to 90% ऑलमोस्ट पूरा ही वापस चला जा रहा है, जिसकी वजह से आइस का टेम्परेचर राइज नहीं कर पाता। सैंड की भी अगर रिफ्लेक्शन देखा जाए तो ये 50 to 60% वापस भेज देता है। ग्रास की अगर देखें तो ग्रास
सिंस उस तरह से ब्राइटनेस नहीं है उसमें, जैसे कि सैंड हो गया, आइस हो गया, या तो फिर वाटर वेपर हो गया, तो इसकी जो रिफ्लेक्टिविटी है वो 20 to 25% तक रहती है। यह जो डिफरेंट सब्सटेंस का लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करने की टेंडेंसी है, इसे हम एल्बिडो कहते हैं, दैट इज रिफ्लेक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। और अगर प्लैनेटरी एल्बिडो की बात करें कि ओवरऑल अर्थ सरफेस टोटल आने वाले रेडिएशंस का 35% वापस ही स्पेस में भेज देता है। नेक्स्ट फैक्टर जो इंसुलेशन को इम्पैक्ट करता है वह है ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। जितना ज़्यादा देर के लिए, जितने ज़्यादा टाइम के लिए सनशाइन होगा, उतने ज़्यादा देर के लिए एनर्जी ओवरऑल सरफेस पे मिलते रहेगा। जैसे आप डिफरेंट सीजन्स की बात करते हैं, समर सीजन में अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द सरफेस इज मोर देन दैट इन द विंटर सीजन। अगर सीजन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि डिफरेंट सीजन्स में आखिर सनलाइट किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है वह है रोटेशन। अगर मान लिया जाए कि अर्थ की सरफेस रोटेट नहीं करती तो क्या होता कि सपोज दैट ये रुका हुआ अर्थ है, तो जो सरफेस डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में है, जैसे आप किसी भी बॉल पे लाइट मारोगे, आपको दिखेगा कि आधा एरिया लाइटेड हो गया है एंड आधा एरिया पे शैडो है। तो जिस एरिया पे लाइट है वो कंटिन्यूसली हीटेड होता, और जिस एरिया में हीटेड नहीं है वो कंटिन्यूअस आपका कूलिंग होता वहां पे, एब्सेंस ऑफ एनी हीट। तो इस तरह से दिन रात भी नहीं होते, क्योंकि होता एक्चुअल में ये है कि ड्यूरिंग द डे टाइम इसका हीटिंग होता है, एंड जब ये रोटेट करता है तो ड्यूरिंग द नाइट टाइम ये रेडिएशंस को इमिट करता है, जिसकी वजह से अर्थ अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख पाता है। रोटेशन की बात करते हैं हम एक्सिस की। हम जानते हैं कि अर्थ का एक्सिस वर्टिकल से 23 डिग्री एंड हाफ पे टिल्टेड है, दैट इज इक्वेटर से देखेंगे आप तो 66 एंड हाफ डिग्री पे टिल्टेड है। यह टिल्ट का चेंज इन सीजन में बहुत ही बड़ा रोल है। अगर यह टिल्ट नहीं होता तो इसका इम्पैक्ट यह होता कि सन ओवरहेड ऑफ इक्वेटर होता और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से लेकर साउथर्न हेमिस्फीयर के पोल्स तक का, दैट इज साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ये दोनों ही जगह पर सनलाइट मिलता हमें। एंड हाफ ऑफ द अर्थ अगर इस तरह से हीटेड होता जिसपे कि लाइट आ रहा है, तो हम ये कह सकते थे कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर दोनों ही जगह में डे और नाइट इक्वल होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि ड्यूरिंग द समर टाइम दिन का टाइम जो होता है वो बड़ा होता है। एक्चुअली अगर ऐसे केस में देखा जाए तो डे एंड नाइट दोनों 12-12 आवर्स ही होने चाहिए, 12 आवर्स होने चाहिए थे। बट समर टाइम में क्या होता है कि ओवरऑल अगर हम ब्राइटनेस की बात करेंगे तो समथिंग अराउंड 13-14 आवर्स के लिए ब्राइटनेस होगा, एंड डार्कनेस जो नाइट है वो आपका 10 घंटे के लिए हो सकता है, 9 घंटे के लिए हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ अपने एक एक्सिस पे टिल्ट है। आफ्टर एक्सिस हम अगर बात करें तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। एक्सिस हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में 66.5 डिग्री पे झुका हुआ है, और यह जो ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन है अर्थ का, यह एक्सिस जो टिल्ट है ये मेंटेन रहता है। जैसे यहाँ पर 66.5 डिग्री है तो इस पोजीशन पे आएगा तब भी 66.5 डिग्री ही होगा। जब ये यहाँ गया तो यहाँ भी टिल्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर ही 66.5 डिग्री ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ भी है तो एक्सिस आपका सेम ही रहेगा। ये पूरे प्रोसेस में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो एक्सिस का टिल्ट है वो चेंज हो गया हो। इसे ही हम एक्सिस के पैरेललिज्म कहते हैं, पैरेलल होना, एक्सियल पैरेललिज्म। इसकी वजह से क्या होता है ये देखते हैं कि ड्यूरिंग समर हम जानते हैं कि सनलाइट मैक्सिमम ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हो पाता है। जिस दिन भी ऐसा होगा उस दिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहेगा। मैक्सिमम लेंथ ऑफ डे जो दिन है वो सबसे लंबा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इस दिन दिखेगा जब सन ओवरहेड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा।
यह होता है 21 जून को। इसे हम समर सोलिस्टिक कहते हैं। धीरे धीरे ड्यू टू रोटेशन सन नीचे आता है और जब ये इक्वेटर पे पहुंचता है तब मंथ आ जाता है सितंबर। इस महीने में सिंस इक्वेटर पे है सन, तो इक्वेटर इज द मिडिल ऑफ द अर्थ। तो होता ये है कि पूरा नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर पे इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जाता है, इक्वल अमाउंट ऑफ डे एंड नाइट भी होते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो एक जो होता है, या इसे हम ऑटमन इक्विनॉक्स कहते हैं, दैट इज इक्वल डे एंड नाइट। इसके बाद फिर से सन इक्वेटर के बाद आगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास जाता है। आप जो देख सकते हैं कि ये जो अर्थ है, इसी को अगर हम सुपर इम्पोज कर देते हैं इस पोजीशन पे, तो आपको क्या दिखेगा कि पहले जो सन यहाँ पे डायरेक्ट हीटिंग कर रहा था 22.5 डिग्री नॉर्थ पे, अब वही चीज साउथर्न हेमिस्फीयर में हो गया है जो सन से नियरेस्ट में आता है। 22.5 डिग्री साउथ इज नियर टू सन देन 22.5 डिग्री नॉर्थ। इस कंडीशन में क्या होगा कि सबसे ज्यादा हीटिंग साउथर्न हेमिस्फीयर में होगा, इसलिए हम इस पोजीशन को विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। जिस समय क्या होता है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट नाइट होता है। अगर साउथर्न नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात करो तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट होगा नाइट एंड इस तरह से शॉर्टेस्ट हो जाएगा आपका डे। एंड साउथर्न हेमिस्फीयर की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट आपका होगा वो डे होगा एंड शॉर्टेस्ट जो होगा वो आपका नाइट हो जाएगा। इसके बाद जब वापस से सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर की तरफ आता है तो एक बार फिर से इक्वेटर मिडिल पे होता है, सन ओवरहेड ऑफ इक्वेटर होता है एंड फिर से डे एंड नाइट दोनों ही हेमिस्फीयर में इक्वल होंगे। इसे हम वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं जो कि मार्च 21 को होता है। इस तरह से हमने देखा कि जब समर सोलिस्टिक होता है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली अगर आप विंटर सोलिस्टिस की बात करें तो साउथर्न हेमिस्फीयर में यह सिचुएशन अराइज होता है जब ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट मिलता है। एंड देन अगेन इन द मंथ ऑफ मार्च एंड सितंबर, सिंस सन ओवरहेड ऑफ इक्वेटर है, इसलिए हीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी दोनों ही हेमिस्फीयर में इक्वल होता है। ड्यू टू वेरिएशन ऑफ दिस हीट क्या होता है कि एयर की हीटिंग का रेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, जिसकी वजह से कहीं पे हाई प्रेशर क्रिएट होते हैं, कहीं पे लो प्रेशर क्रिएट होते हैं एंड यह प्रेशर डिफरेंस की वजह से फिर विंड का मूवमेंट स्टार्ट होता है। अगर अर्थ केवल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता एंड एब्जॉर्ब भी करते जाता तो अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज अ परफेक्ट बैलेंस। इसमें परफेक्ट बैलेंस है कि जो एनर्जी रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे आ रहा है लगभग उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी ओवरऑल आफ्टर ए प्रोसेस स्पेस को वापस भेज दिया जाता है। इसमें होता ये है कि बहुत सारे शॉर्ट वेव रेडिएशंस जो अर्थ के सरफेस पे आते हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूल द्वारा अर्थ के सरफेस के द्वारा रिसीव किए जाते हैं, जिससे उनका टेम्परेचर राइज होता है। वो डिफरेंट प्रोसेसेस को वो जनरेट करते हैं एंड इवन आफ्टर सम टाइम ये उसी एनर्जी को लॉन्ग वेव रेडिएशंस की तरह इमिट करते हैं। अगर 100 यूनिट्स ऑफ सोलर रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होता है तो इसका 23% एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर वेपर, ओजोन, एयर, डस्ट पार्टिकल, क्लाउड, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 7% ऑफ एनर्जी जो है वो डस्ट के स्कैटरिंग में ही कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से स्काई में ब्लू दिखाई देता है। 17% ऑफ जो सोलर रेडिएशन है इसे क्लाउड से रिफ्लेक्ट बैक टू स्काई कर देते हैं। 6% ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस से, जैसे आइस कैप्स हो गए, सैंड्स हो गए, ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसे हम एल्बिडो कहते हैं। ओवरऑल अर्थ के सरफेस को ओनली 47% ही टोटल सोलर रेडिएशन का हीट मिल पाता है। ये हीट सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है, सरफेस का टेम्परेचर राइज होता है और जो यहाँ पे नियर बाई में वाटर वेपर है, गैस मॉलिक्यूल है, ये इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड एब्जॉर्ब करने की वजह से आउट ऑफ दिस 47% 7% फिर से
स्पेस में लॉस हो जाता है, कंडक्शन की वजह से अर्थ सरफेस से वापस चला गया। यहाँ जो वाटर है, पानी है, जैसे ओशन हो गया, रिवर हो गया, बड़े बड़े, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस वेपोराइजेशन होते रहता है एंड हीट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 24% ऑफ दिस 47% जो है वो लेटेंट हीट में कन्वर्ट होकर ये स्पेस में चला जाता है। एंड फर्दर 10% जो है वो लॉन्ग वेव रेडिएशंस की तरह अर्थ का जो सॉलिड स्पेस है वो उसे रेडिएट बैक करता है। यह जो कंडक्शन हुआ है, ये जो वार्म एयर है, यहाँ पे जो वाटर वेपर गया है, ये क्लाउड्स फॉर्मेशन करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल हो गए एंड जो वाटर वेपर इवापोरेट होके आया है। एंड फाइनली ये जो आपका क्लाउड्स है, ये इनकमिंग 24% एंड 7% ये सबको आउटर स्पेस में ये रिलीज कर देता है। इस तरह से हमने देखा कि इफेक्टिवली 47% ही अर्थ के सरफेस पे रिसीव हुआ, जो कि ड्यू टू कंडेंसेशन, कंडक्शन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लॉन्ग रेडिएशंस ओवरऑल लॉस हो गया। एंड ये प्रोसेस से ही अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस रहता है। बट ऐसा नहीं है कि यह सेम डे में हो जाता है, यह प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वंस अर्थ के सरफेस पे हीट एब्जॉर्ब हो गया है तो इसको रिलीज करने में टाइम लगता है, जैसे 1 मंथ 2 मंथ, इस तरह से टाइम गैप होता है। फिर बजट में हमने समझा कि अर्थ की सरफेस जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करती है लगभग उतना ही अमाउंट वापस से रिलीज भी हो जाता है। बट ये एक प्रोसेस है जो कि टाइम टेकिंग है, एक दिन के अंदर नहीं होता है। ओवरऑल हम ये चीज समझेंगे कि जो आपका इक्वेटोरियल रीजन हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इवन अप टू 40 डिग्री तक का अगर बात करते हैं नॉर्थ एंड साउथ, देन इस एरिया में सनलाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। ज्यादा एब्जॉर्ब होने की वजह से यह एरिया सोलर सरप्लस एरिया कहलाता है। दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी यहाँ पे है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हो रहा है ये ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू जो यहाँ से सरफेस से बाहर आउटर स्पेस पे जा रहा है। लेकिन अगर आप साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, पोल्स के क्रॉस, एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट बहुत ही कम समय के लिए होता है, तो ये एरिया सनलाइट से डेफिसिट एरिया होता है। यहाँ पर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो सरफेस का रेडिएशन है वो ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू रेडिएशन रिसीव बाय द सरफेस। लेकिन इसके बावजूद हम ये चीज देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूअस कूल होते जा रहा है और ये कंटिन्यूअस वार्म होते जा रहा है। होता ये है कि ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू एयर जो है इसके हीट को एब्जॉर्ब करता है और ये टुवर्ड पोल लेके जाता है। इसी तरह जो ओशन में वाटर है ये भी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और एज अ ओशन करेंट ये हीट को दोनों ही स्फीयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इस तरह से सोलर रेडिएशंस का एंड हीट एनर्जी का बैलेंस पूरे अर्थ पे चलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि इक्वेटर पे ओवरहेड सन होता है